यूसीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? क्या इतिहास में कभी यूसीसी पर चर्चा हुई है या वर्तमान समय में ही यूसीसी गर्म मुद्दा बना हुआ है? राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं। सबसे पहले यूसीसी की बात आती है सन 1835 में, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था या उनका उपनिवेश हुआ करता था। उस समय उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि भारत में कानूनों का संहिताकरण होना चाहिए, मतलब उन्हें एकत्रित करना चाहिए। जैसे जो क्रिमिनल कानून है उनको अलग कोडिफाइड करके क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए, सिविल कानूनों को कोडिफाइड करके अलग एक्ट बनाया जाए। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजों के विधि आयोग ने 1835 में एक रिपोर्ट सबमिट की और उसमें भारत के लिए कोडिफाइड लॉ, विधियों के संहिताकरण की बात कही। समस्या तब उत्पन्न हुई, अंग्रेजों ने यहां आकर देखा कि भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नाराज होते हैं तो वो है कि उनके धर्म में अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना हो। और ये बात सही है दोस्तों, अगर अंग्रेजों ने उस समय भारत के जो धर्म है उनमें अगर छेड़छाड़ की होती तो हमारा देश बहुत पहले आजाद हो गया होता और अंग्रेजों को धूम दबाकर यहां से भागना पड़ता। क्योंकि धर्म के नाम पर यहाँ व्यक्ति इतना अंधा है कि मरने और मारने पर उतर आता है। अंग्रेजों ने साफ साफ उस 1835 की विधि आयोग की रिपोर्ट में कह दिया था कि आप इनके जो पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू विधि के अंतर्गत जो हिंदुओं के पर्सनल लॉ है और मुस्लिमों के अंतर्गत जो मुस्लिम के पर्सनल लॉ है, इनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनको संहिताकरण नहीं करेंगे, इनको एक समान नहीं करेंगे। तो उस समय अंग्रेजों ने जो चाल खेली थी, उनका तो नियम ही था कि फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने वो उस समय फूट डाल दी, सभी कानूनों का संहिताकरण कर दिया, लेकिन जो पर्सनल कानून है उनको संहिताकरण नहीं किया। तो ये है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगला प्रश्न आता है कि क्या यूसीसी का संविधान से कोई संबंध है, और यूसीसी का अगर संविधान से संबंध है तो इसका संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? उत्तर है कि यूसीसी का संविधान से संबंध है और यूसीसी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। जो डीपीएसपी है उसमें अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यूसीसी को बनाने के जो बल है, जो शक्ति है, वो सरकार को संविधान से ही प्राप्त होती है, क्योंकि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व वे हैं जिनमें बताया गया है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 44 से। अगला प्रश्न है कि यूसीसी पर क्या संविधान निर्माण के समय चर्चा हुई थी? इतने विद्वान हमारे संविधान निर्माता थे, तो क्या उन लोगों ने इस बारे में सोचा था? इसका उत्तर भी पॉजिटिव है। जी हाँ, उस समय संविधान निर्माण के समय इस पर बहुत ही जबरदस्त बहस हुई थी। संविधान सभा में अगर हम उन डिबेट्स को पढ़ें तो 23 नवंबर सन 1948 को यूसीसी पर चर्चा हुई थी। उस समय यूसीसी को संविधान के ड्राफ्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 35 के अंतर्गत रखा गया है, वर्तमान समय में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत रखा गया है। उस समय मुस्लिम समुदाय था, उसने इसका जबरदस्त विरोध किया था, बाकी समुदायों ने इसका समर्थन किया था, कुछ एक को छोड़ के। व्यक्तियों को जानते हैं जो यूसीसी के समर्थन में उस समय बोले थे और यूसीसी के विरोध में बोले थे। यूसीसी के विरोध में बोलने वालों में प्रमुख व्यक्ति थे मोहम्मद इस्माइल साहब, नजीरुद्दीन अहमद, हुसैन इमाम। ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो इसके विरोध में बोल रहे थे। इसके पक्ष में बोल रहे थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 5वां कि यूसीसी की आवश्यकता क्या है? इसके संबंध में हम लोगों को 5 प्रमुख बिंदु याद रखने चाहिए जो कहते हैं कि यूसीसी की आवश्यकता है। पहले बिंदु के अंतर्गत कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यूसीसी की आवश्यकता है, जिसे साहबानों और अन्य मामलों में बताया गया है। ठीक है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है। और तीसरा बिंदु है इससे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। चौथा बिंदु है कि यह महिलाओं को और अधिक सशक्त करेगा और उन्हें लैंगिक समानता प्रदान कराएगा। ठीक है। इसके बाद 5वां बिंदु है
कि इससे कानूनों का सरलीकरण होगा जो कि आम लोगों के समझ में अच्छे से आ सके। वर्तमान में मुसलमानों के कानून मुस्लिमों को समझ में आते हैं, हिंदुओं के हिंदू को और अन्य धर्मों के अन्यों को, लेकिन इसके लागू होने से सभी के लिए एक समान कानून होंगे और इससे वकील वर्ग का भी फायदा होगा।